हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 7 साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन के बारे में स्टडी करेंगे। तो साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन किस तरह से होता है, क्या है इसमें, तो हम चैप्टर 7 है हमारी बुक के अंदर, पार्ट 1 में अकाउंट का 12th स्टैंडर्ड। तो साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन, इससे पहले हमने साझेदारी पेढ़ी के विषय में सबसे पहले पढ़ा था कि साझेदारी पेढ़ी अर्थात क्या, उसका प्रवेश, जब हमने उसका चैप्टर का प्रस्तावना देखी थी कि साझेदारी अर्थात क्या, साझेदारी पेढ़ी की व्याख्या क्या है, वो देखी। उसके बाद में बाकी के सारे चैप्टर्स हमने धीमे धीमे देखे जो उसके रिलेटेड थे। और अब आया हमारा साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन। तो हमारे लिए एक नया वर्ड यहाँ पर ऐड हुआ है, विसर्जन। शब्द तो हमारे लिए नया नहीं है, क्योंकि शब्द तो हम लोग हर साल यूज़ करते हैं। विसर्जन होता है तब हमारा किसका, गणपति का विसर्जन में जाते हैं, इस तरह से। तो जिस तरह से हम कोई चीज़ की स्थापना करते हैं, कोई चीज़ को अस्तित्व में लेकर आते हैं, तो उसका अंत करना भी बहुत ज़रूरी होता है। एक निश्चित समय पर उसका अंत होता है। तो उसी प्रकार से किसी के अस्तित्व का अंत यानी कि विसर्जन। तो विसर्जन हमको क्या बताता है, किसी के अस्तित्व का अंत। कोई अस्तित्व में आया हो तो उसके अस्तित्व का अंत हुआ होगा, तो वो हमारे लिए क्या होगा, विसर्जन कहा जाएगा। विसर्जन यानी कि किसी के अस्तित्व का अंत। अब बात करते हैं हम कि विसर्जन के यहाँ पर दो अलग अलग वो है मेथड में, अलग अलग प्रकार में। तो विसर्जन दो प्रकार से है यहाँ पर, एक पेढ़ी का विसर्जन, विसर्जन साझेदारी के संदर्भ में दो भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन से दो भाग है वो हमारे, तो एक है हमारा साझेदारी का विसर्जन, और दूसरा है हमारा साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन। तो दोनों की बातें यहाँ अलग अलग है, ध्यान रखना हमको क्या है, साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन और साझेदारी का विसर्जन क्या है। तो हम यहाँ पर दोनों के बारे में देखते हैं कि दोनों हमको क्या क्या बताना चाहते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि साझेदारी का विसर्जन क्या है। तो साझेदारी का विसर्जन हमको क्या बता रहा है वो देख लेंगे। तो साझेदारी का विसर्जन यानी जब कोई एक या अधिक, जब कोई साझेदार की निवृत्ति, मृत्यु, दिवालियापन या अन्य कोई कारण से धंधा बंद न किया जाए परंतु साझेदारी में परिवर्तन किया जाए, तब पुरानी साझेदारी का अंत आता है। जिसे साझेदारी का विसर्जन कहा जाता है। साझेदारी का विसर्जन किसको कहेंगे हम, अगर कोई साझेदार है, वो उसकी निवृत्ति, मृत्यु, दिवालीपन या अन्य कोई कारणों से धंधा चालू रखा जाए, बंद ना किया जाए, परंतु साझेदारों में परिवर्तन आ जाए, या तो कोई नया साझेदार को अंदर ला दिया जाता है उसकी जगह पर, या फिर जो पुराने साझेदार बचते हैं एक के सिवाय के, वही अकेले ही धंधा चालू रखें। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था की जाती है उसके अंदर जो उनकी पुरानी पहले के लोगों की जो गठन था वो ऐसा कैसा ही रहता है, खाली उनका जो सब अंदर
लाभ हानि का प्रमाण है और सब बाबतों में उनके परिवर्तन आ जाता है, जिससे पुरानी साझेदारी जो थी, जो पहले चल रहा था, वो तो बंद हो जाता है, उसका तो अंत आ जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? साझेदारी का विसर्जन। अब बात करते हैं हम पेढ़ी के विसर्जन की। अब पेढ़ी का विसर्जन यानी कि क्या? तो पेढ़ी का विसर्जन में क्या होता है कि साझेदारों का विसर्जन तो हो, साथ के साथ में अगर पेढ़ी का धंधा भी बंद कर दिया जाए हमेशा के लिए, तो उस प्रकार के विसर्जन को पेढ़ी का विसर्जन, यानी पेढ़ी का ही अंत आ जाता है, धंधे का ही अंत आ जाता है। तो उस प्रकार को हम साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन कह सकते हैं। जैसे कि यदि कोई कारणसर पेढ़ी के सभी साझेदार मुक्त हो जाएं तथा पेढ़ी का व्यवसाय या धंधा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, तो उसे पेढ़ी का विसर्जन कहते हैं। यानी पेढ़ी का धंधा बंद हो गया, पेढ़ी के धंधे का अंत आ गया, तो पेढ़ी का अंत आ गया, ऐसा कह सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पेढ़ी का और साझेदारी का विसर्जन, दोनों का अर्थ। अब पेढ़ी के विसर्जन की हम बात करें तो पेढ़ी के विसर्जन की कितनी रीतें हैं? पेढ़ी के विसर्जन की मुख्य 2 रीतें हैं हमारे पास यहाँ पर। तो पेढ़ी के विसर्जन की रीत, तो पेढ़ी के विसर्जन की रीतों की हम बात करें तो पेढ़ी के विसर्जन की रीतों में हम देखेंगे तो वहाँ पर 2 हैं। तो सामान्य विसर्जन, सामान्य विसर्जन जो अपनी मर्जी से किया जा सकता है या उसके और भी दूसरे कोई कारण हो सकते हैं, और दूसरा एक ज़बरदस्ती अदालत द्वारा करवाया जाए। तो अदालत द्वारा विसर्जन और सामान्य विसर्जन, ये विसर्जन की 2 पद्धतियाँ हैं, 2 रीतें हैं। अब हम पढ़ेंगे कि सामान्य विसर्जन किन किन अवस्थाओं में किया जा सकता है, जिसके अंदर अदालत कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, उसमें कोर्ट कचहरी का कोई साधन होता नहीं है, तब जाकर सामान्य विसर्जन हो सकता है। तो वो किस तरह से होगा, हम उसके बारे में पहले देखेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि सामान्य विसर्जन किस तरह से किया जा सकता है। तो सामान्य विसर्जन की अवस्थाएं, तो सामान्य विसर्जन हमको कब कब कर सकते हैं वो हम यहाँ देख रहे हैं। तो सामान्य विसर्जन के लिए हमारे पास सबसे पहले है सर्वसम्मति। सभी साझेदार अपनी मर्जी से बोले कि अब हमको धंधा चलाने के लिए लायक नहीं है, अब हमको धंधा बंद कर देना चाहिए। तो सर्वसम्मति, सभी की सम्मति से अगर धंधा बंद किया जाए तो उससे हम क्या बोल सकते हैं? सामान्य विसर्जन। पर कैसे? सर्वसम्मति से। अब बात आती है हमारी सेकेंड नंबर की। तो सेकेंड नंबर क्या सोचता है? करार द्वारा। अब करार किया हो कि भाई हम 1 साल के लिए ही बिजनेस में जुड़ रहे हैं। अब 1 साल कौन सा है, वो टाइम पीरियड भी उसमें लिखा होता है, या 5 साल लिखा हो, 10 साल लिखा हो। जो अगर करार द्वारा उन लोगों ने लिखा है कि भाई करार द्वारा हम इतने से इतने टाइम के लिए या इस काम के लिए, कोई निश्चित काम के लिए करार किया गया है, तो वो काम पूरा हो तब तक या वो समय पूरा हो तब तक वो करार द्वारा पेढ़ी अस्तित्व में रहती है। जैसे ही वो करार का समय या करार का काम पूरा होता है तो विसर्जन पूरा हो जाता है। जैसे कि कोई बिल्डिंग बनाने के लिए करार किया गया हो कि बिल्डिंग जब तक पूरी नहीं बन जाती तब तक हमारे बीच में साझेदारी रहेगी। तो उस प्रकार के साझेदारी के पेढ़ी के विसर्जन को यहाँ पर करार द्वारा विसर्जन कहा जा सकता है। उसमें कोई साझेदार कोई अपनी सम्मति दे सकता नहीं। जैसे ही करार पूरा होगा वो ऑटोमेटिकली साझेदारी का विसर्जन हो जाएगा। उसके बाद में है कोई निश्चित घटना के कारण, कोई निश्चित घटना बनी हो या कोई निश्चित घटना के लिए साझेदारी की रचना हुई हो, वो निश्चित घटना पूरी होते ही साझेदारी का विसर्जन किया जा सकता है। तो निश्चित घटना की हम बात करें तो निश्चित अवधि हो सकती है, निश्चित उद्देश्य हो सकता है, जैसे कि हमने करार द्वारा देखा था।
उसके द्वारा चौथा नंबर हमारा है कानून द्वारा, कानून द्वारा विसर्जन। तो कानून द्वारा विसर्जन, कानून को जब उचित लगे उस अवधि में कर सकते हैं, या एक साझेदार या एक से अधिक साझेदार दिवालिया घोषित हो जाए उस समय पर उनको कोर्ट में जाकर अपने आप को पेश करना पड़ता है, वहाँ बताना पड़ता है कि कौन सा साझेदार है, उसका विसर्जन होगा। तो इस तरह से कानून भी उसमें हस्तक्षेप करके विसर्जन कर सकते हैं। या पेड़ी का धंधा कोई गैर कानूनन चल रहा हो, गैर कानूनी धंधा हो, तो कानून इसके अंदर हस्तक्षेप कर सकता है और कानून द्वारा उस पेड़ी का विसर्जन किया जा सकता है। तो इलीगल बिजनेस अगर होगा तो कानून हस्तक्षेप करेगा ही, सामान्य विसर्जन की अवस्था में भी। 5वां नंबर का इसका है नोटिस द्वारा, और ये इसका लास्ट कारण है, लास्ट अवस्था है। अगर कोई साझेदार या सभी साझेदार एक नोटिस लिखकर, सभी की साइन लेकर उसके अंदर अगर विसर्जन करना चाहते हैं तो अपनी नोटिस देकर भी विसर्जन कर सकते हैं। और ये नोटिस अगर सब सम्मति ना हो तो भी दिया जा सकता है। अगर 2 या 2 से अधिक साझेदार हैं वो अपनी सर्वसम्मति से बिना भी अगर नोटिस देना चाहते हैं तो नोटिस देकर अपना विसर्जन कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास में आता है क्या, अदालत द्वारा विसर्जन। अदालत किन किन अवस्थाओं में विसर्जन कर सकती है पेड़ी का, तो इसके लिए भी हमारे पास में कुछ कारण हैं, उनको भी हम यहाँ देख लेते हैं कि अदालत द्वारा विसर्जन कब किया जा सकता है, किन संजोगों में अदालत द्वारा विसर्जन किया जा सकता है। तो नंबर 1 हमारा उसके अंदर है, यदि कोई साझेदार अस्थिर दिमाग का हो जाए, पागल हो जाए। यदि कोई साझेदार अस्थिर दिमाग का हो, यानी कि जिसको हम पागल बोल सकते हैं। उसके बाद में दूसरा हमारे पास में है, यदि कोई साझेदार अपना पेड़ी में अपना कर्तव्य निभाने में असमर्थ होता हो। यदि कोई साझेदार पेड़ी में अपना कर्तव्य निभाने में असमर्थ हो। तीसरा कारण इसके अंदर क्या हो सकता है कि कोई साझेदार जानबूझकर पेड़ी की शर्तों का बारंबार उल्लंघन करता हो। चौथा इसका और कारण क्या हो सकता है, यदि कोई साझेदार पेड़ी के हित के विरुद्ध में काम करता है, यानी कि दूसरों के लिए काम करता है, अपनी पेड़ी में रहकर पेड़ी के हित के विरुद्ध कार्य करता है। नंबर 5, यदि कोई साझेदार अन्य साझेदारों की सम्मति के बिना अपना संपूर्ण भाग किसी तीसरे पक्ष को बेच दे तब। अब छठा कारण इसका क्या हो सकता है, यदि पेड़ी लगातार हानि
कर रही हो तथा हानि के सिवाय व्यवसाय चल सके ऐसा न हो तब। तो ये सारे हमारे 6 कारण हैं कि जब अदालत हस्तक्षेप कर सकती है। इसके सिवाय अदालत को अगर कोई और योग्य कारण लगता है, कोई और योग्य संयोग लगता है, तो अदालत उन संयोगों में भी विसर्जन कर सकती है। तो ये तो हमारे मुख्य कारण थे जो हमने यहाँ पे 6 कारण दिए हैं। ऊपर हमारे 5 थे, 5 संयोग थे, सर्वसम्मति, करार, निश्चित घटना, कानून और नोटिस द्वारा। तो वो हमारे सामान्य विसर्जन। और नीचे अदालत। तो एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछने की आशंका होती है, वो जल्दी से पूछते नहीं है, तो ये हमको ध्यान रखना है। उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि अब विसर्जन की अदालत की प्रक्रिया देख ली। अब विसर्जन के बाद में अगर विसर्जन पीढ़ी का करना ही है तो हमको किस प्रकार से करना होगा, तो इसकी हिसाबी असर किस तरह देनी पड़ती है। तो हिसाबी असर देने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पीढ़ी के विसर्जन की हिसाबी असर देने के लिए आवश्यक खाते कौन कौन से हैं। तो आवश्यक खातों की कौन कौन से की जरूरत पड़ती है, तो वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से खाते होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा होता है वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट हमको यहाँ ओपन करना पड़ता है उसके लिए। दूसरा है हमारा साझेदारों का लोन खाता। उसके बाद में थर्ड नंबर है हमारा साझेदारों का पूंजी या चालू खाता। साझेदारों का पूंजी या तो चालू खाता। उसके बाद में हमारे पास चौथा क्वेश्चन है रोकड़ और बैंक खाता। तो ये 4 हमारे पास में अलग अलग खाते हैं, उनमें से जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो, उनमें से रोकड़ खाता और वसूली खाता और पूंजी खाता तो बनेंगे ही बनेंगे। लोन खाता अगर लोन होगी तो ही बनेगा। और वसूली खाते के हम दूसरे नाम देखें तो वसूली खाता को संपादन खाता तथा माल मिलकत निकाल खाता के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्जाम के लिए 1 मार्क के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारे मुख्य खाते हैं इसके। अब इसके बाद में हमारे पास आता है सिर्फ वसूली खाते का एक फॉर्मेट, उसके अंदर किस तरह से क्या बनाया जाता है। फिर थियोरेटिकल कुछ क्वेश्चन है हमारे, किसका निकाल किस तरह से करना है उनके लिए, जो उसमें से थियोरिटिकल पोर्शन ही चैप्टर में से पूछा जाता है। इसके लिए प्रैक्टिकल इसमें से पूछते नहीं हैं।